कारों के आविष्कार से पहले सबसे शक्तिशाली राजा और सम्राटों के पास पहले से ही बहुत भव्य और महंगे रथ होते थे और वे इन्हें सिर्फ यात्रा के लिए ही नहीं इस्तेमाल करते थे। इसके बजाय यह उनके धन, शक्ति और ऊंचे दर्जे का भी प्रतीक था। आज के समय में इन बचे हुए कुछ रथों की कीमत कई मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और कुछ को तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खजाना माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के सबसे शक्तिशाली शासकों द्वारा कभी इस्तेमाल किए गए 10 सबसे अद्भुत प्राचीन रथों के बारे में। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक मांगना चाहूंगा और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। चलिए शुरू करें। नंबर 10, तुतनखामुन के शाही रथ, प्राचीन मिस्र। 1922 में पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने यह खोज की थी। हावर्ड कार्टर ने मिस्र में फिरौन तुतनखामुन की कब्र खोजी, जो इतिहास की सबसे अहम पुरातात्विक खोजों में है, क्योंकि कब्र के अंदर की लगभग सब चीजें 3000 साल से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद भी लगभग सही सलामत रहीं। सबसे अद्भुत खोजों में से एक थी उस युवा फिरौन की 6 शाही रथें। कब्र में रखने से पहले इन्हें ध्यान से खोलकर सकरे गलियारों में फिट किया गया और फिर अंदर सोने के सामान के साथ उन्हें फिर से जोड़ा गया। हथियार और कीमती वस्तुएं जिन्हें माना जाता था कि राजा अगले जीवन में इस्तेमाल करेगा। 6 रथों का उपयोग समान नहीं था। कुछ रथ शाही समारोहों के लिए थे और सोने की परत से ढके थे, जिन पर तुतनखामुन को योद्धा और शिकारी के रूप में दिखाने वाले डिजाइन थे। कुछ हल्के रथ भी थे जिन्हें माना जाता है कि वे शिकार या युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन्हें बनाने का तरीका भी बहुत अद्भुत था। लकड़ी को भाप दी जाती थी ताकि उसे सही आकार में सहीनी से मोड़ा जा सके। इससे पूरा ढांचा मजबूत हो जाता था, बिना भारी हुए। पहियों में 6 तीलियां होती थीं, जिससे वे पुराने ठोस पहियों की तुलना में हल्के और मजबूत होते थे, जो अन्य प्राचीन सभ्यताओं में इस्तेमाल होते थे। इसके सबसे समझदारी भरे डिजाइनों में से एक इसका फर्श था, जिसमें मिस्रवासियों ने ठोस लकड़ी की बजाय चमड़े की पट्टियां जोड़ी। इससे रथ के झटके कम हो जाते थे। सीधे शब्दों में कहे तो उनके पास आधुनिक वाहन के आविष्कार से 3000 साल पहले ही झटके कम करने की एक साधारण व्यवस्था थी। आज तक तूतनखामुन के रथ दुनिया में पाए गए सबसे पुराने और संपूर्ण शाही रथों में से एक हैं। वे सिर्फ एक फिरौन की शक्ति का प्रतीक नहीं थे, वे इस बात का भी प्रमाण हैं कि प्राचीन मिस्र में 3300 साल से भी पहले इंजीनियरिंग और कारीगरी का स्तर बहुत ऊंचा था। नंबर 9, क्राउन की स्वर्ण बग्घी, यूनाइटेड किंगडम। अगर पूरी दुनिया में सबसे मशहूर शाही बग्घी की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के गोल्ड स्टेट कोच को शायद ही कोई हरा सके। पहली नजर में ही लगता है कि यह शुद्ध सोने से बना है, क्योंकि हर जगह सोने की सजावट दिखती है। असल में यह ठोस सोना नहीं है। रॉयल कलेक्शन के मुताबिक इसका ढांचा लकड़ी का है, जिस पर सोने की पतली परत चढ़ी है। इसे इस तरह बनाया गया है कि यह बहुत ही अमीर दिखे, लेकिन इसमें ज्यादा शुद्ध सोना इस्तेमाल नहीं किया गया। इस बग्घी को सबसे पहले किंग जॉर्ज तृतीय ने 1760 में बनवाया था। लगभग 2 साल के निर्माण के बाद यह 1762 में पूरा हुआ था। इसका डिजाइन वास्तुकार सर विलियम चेम्बर्स ने तैयार किया और लंदन के बग्घी निर्माता सैमुअल बटलर ने बनाया था। यह बग्घी बहुत बड़ी है। इसका वजन लगभग 4 टन है। इसकी लंबाई लगभग 24 फीट है और ऊंचाई 12 फीट तक पहुंचती है। इसका मतलब है कि यह कई एसयूवी से भारी है। इतने वजन के कारण 2 या 4 घोड़े भी इसे खींच नहीं सकते। इसे खींचने के लिए कुल 8 घोड़ों की जरूरत होती है और जब 8 घोड़े इसे खींचते हैं तब भी इसकी रफ्तार बहुत धीमी रहती है। अक्सर इसकी रफ्तार इंसान के चलने जितनी ही होती है। लेकिन गोल्ड स्टेट कोच की प्रसिद्धि इसके आकार के कारण नहीं, बल्कि किसी और वजह से है। इसकी असली वजह ब्रिटिश राजशाही के इतिहास में इसकी भूमिका है। 1831 में किंग विलियम चौथे के राज्याभिषेक से अब तक ब्रिटेन के अधिकतर राजा रानी ने अपने राज्याभिषेक में यही बग्घी इस्तेमाल की है। इसलिए जब भी कोई नया राजा या रानी सिंहासन पर बैठता है तो बहुत संभावना है कि पूरी दुनिया इसी सवारी को देखेगी। अगर आप इसकी हर डिटेल देखें तो लगेगा इसमें कोई खाली जगह नहीं है। इस पर अलग अलग प्रतीकों की नक्काशी, सोने की सजावट और दोनों तरफ बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं। इन चित्रों में रोमन मिथक से जुड़े दृश्य दिखाए गए हैं।
इन पेंटिंग्स को इटालियन कलाकार जियोवानी बत्तिस्ता चिप्रियानी ने बनाया था। रथ के ऊपर 3 छोटे-छोटे फरिश्ते या चेरुब बने हुए हैं। वे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके हाथों में ब्रिटिश राज्याभिषेक के प्रतीक हैं। नीचे की तरफ 4 बड़े-बड़े ट्राइटन की नक्काशी है, जो ग्रीक मिथक के ऐसे प्राणी हैं जो आधे इंसान और आधे मछली होते हैं। उस समय के कलाकारों के लिए ये डिजाइन राज्य की ताकत और शक्ति का प्रतीक थे। लेकिन इस रथ के बारे में एक चौंकाने वाला सच है। कहा जाता है कि ये राजा और रानी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे असुविधाजनक सवारियों में से एक थी। ऐसा कैसे हुआ? इसका कारण बहुत साधारण है। गोल्ड स्टेट कोच बनने के समय आधुनिक सस्पेंशन सिस्टम नहीं था, जो आज की गाड़ियों में होता है। धातु की स्प्रिंग्स की जगह पूरी बग्गी का ढांचा मोटे चमड़े की पट्टियों पर टंगा हुआ था। जब ये गाड़ी गड्ढों से गुजरती थी तो झटके कम नहीं होते थे, बल्कि पूरी बग्घी और भी ज्यादा झूलने लगती थी। घोड़ों के हर कदम पर इसका ढांचा आगे पीछे हिलता रहता था। जब ये मुड़ती थीं, तो ये जोर से बाईं और दाईं ओर भी झूलती थीं। इसी वजह से ऐसा लगता था जैसे आप समुद्र में लहरों पर डोलती छोटी नाव में बैठे हों। ये कोई कल्पना नहीं है, खुद कई ब्रिटिश सम्राटों ने ये बात कही है। किंग विलियम चतुर्थ, पूर्व नौसेना अधिकारी, ने कहा कि इस पर सवार होकर उन्हें तेज लहरों के बीच होने जैसा लगा। क्वीन विक्टोरिया इस बग्गी का उपयोग करने से अक्सर बचती थीं, क्योंकि उन्हें इसका हिलना डुलना पसंद नहीं था। किंग जॉर्ज छठम ने भी कहा था कि यह उनकी सबसे असुविधाजनक यात्राओं में से एक थी। 2018 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय से एक डॉक्यूमेंट्री में गोल्ड स्टेट कोच के बारे में पूछा गया था। उनका छोटा जवाब दुनिया भर में मशहूर हुआ। उन्होंने कहा, इसे आरामदायक सवारी के लिए नहीं बनाया गया था। अगर सोचें तो वह सही थीं। गोल्ड स्टेट कोच का मुख्य उद्देश्य राजा या रानी को आराम देना नहीं था। इसका उद्देश्य सभी लोगों को ब्रिटिश सरकार की संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाना था। इसमें एक और अजीब बात है, इसके आकार और वजन के कारण इसे रोकना भी मुश्किल है। रॉयल कलेक्शन के रिकॉर्ड के अनुसार इसे रोकने के लिए काफी दूर से ही ब्रेक लगाना शुरू करना पड़ता था। एक आदमी पीछे पीछे चलता था, जो लीवर की मदद से ब्रेक को कंट्रोल करता था। 260 साल से भी ज्यादा समय में इसके कुछ हिस्से बदले भी गए हैं। इसे ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इसमें रबर के टायर लगाए गए। अंदर के कुछ उपकरण भी ठीक किए गए हैं, लेकिन इसका मुख्य विवरण, इसका डिजाइन आज भी लगभग वैसा ही है जैसा 1762 में बनाया गया था। इसका मतलब है कि आज भी राजा और रानी वही झटके महसूस करते हैं जो उनके पूर्वजों ने 200 साल से भी ज्यादा पहले महसूस किए थे। इसलिए भले ही ये इतिहास का सबसे आरामदायक वाहन न हो, फिर भी ये ब्रिटिश राजशाही का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है और इंसान द्वारा बनाई गई सबसे प्रसिद्ध शाही बग्घियों में से एक है। नंबर 8, नेपोलियन की मोबाइल कमांड बग्घी या कार। इतिहास में एक ऐसी बग्घी थी जो सिर्फ वाहन ही नहीं थी, यह एक कार्यालय, शयन कक्ष और यूरोप के सबसे महान जनरलों में से एक का कमांड सेंटर भी थी। वह बग्घी नेपोलियन बोनापार्ट की थी। अपने युद्ध अभियानों के दौरान वो लगभग हमेशा यात्रा पर रहते थे। इसी वजह से उन्हें एक ऐसे वाहन की जरूरत थी जो रास्ते में उनका छोटा मुख्यालय बन सके। इसलिए उन्होंने एक खास अभियान बग्घी बनवाई। यह सबसे सुंदर नहीं थी, यह सबसे शानदार बग्घी नहीं थी, पर यूरोप के किसी शासक के सबसे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण वाहनों में से एक थी, जिसे लंबी यात्राओं के लिए बनाया गया था। इसका ढांचा आम बग्घियों की तुलना में ज्यादा मजबूत था और इसमें बेहतर सस्पेंशन था, ताकि सड़कों के गड्ढे ज्यादा महसूस न हों। लेकिन असली हैरान करने वाली चीज इसके अंदर थी। लगभग हर जगह का अपना अलग इस्तेमाल था। युद्ध के नक्शों के लिए अलग से जगह थी, महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए अलग कंपार्टमेंट था, एक छोटी लाइब्रेरी थी जिसमें नेपोलियन यात्रा में पढ़ी किताबें थीं, चांदी का चाय सेट, नाश्ते का सामान और निजी सामान के लिए एक ट्रेवल केस भी था, ताकि यात्रा में नाश्ता किया जा सके। मुख्य सीट के नीचे एक फोल्डिंग कैंप बेड छुपा था, जिससे नेपोलियन को रास्ते में रुकने की जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह यात्रा के दौरान खुद अपनी बग्घी के अंदर ही सो सकते थे। अगले गंतव्य पर पहुंचते ही वह नई सैन्य कार्रवाई की योजना बनाने के लिए तैयार रहते थे। सीधे शब्दों में कहें तो ये बग्घी एक सम्राट का मोबाइल ऑफिस थी। जब घोड़े दौड़ रहे होते थे, वह खा सकते थे, पढ़ सकते थे, युद्ध की योजनाएं बना सकते थे
और अपने साम्राज्य का प्रबंधन कर सकते थे। नेपोलियन के लिए गति बहुत जरूरी थी। वह अधीर थे और समय बर्बाद करना उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए वह अपने कोचवानों को आदेश देते थे कि पूरे सफर के दौरान सबसे तेज लेकिन सुरक्षित गति बनाए रखें। इसीलिए नेपोलियन के ड्राइवर उस समय यूरोप में सबसे बेहतरीन माने जाते थे। उनके लिए सिर्फ गति ही नहीं, सुरक्षा भी जरूरी थी। जब भी वह यात्रा करते थे, हमेशा घुड़सवार सैनिक उनके साथ सुरक्षा के लिए रहते थे। हर रास्ते की योजना भी उनकी यात्रा से पहले अच्छी तरह बनाई जाती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में एक सम्राट के लिए यात्रा करना बहुत ही खतरनाक था। सिर्फ एक गलत जानकारी या अचानक हमला पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता था। लेकिन एक दिन नेपोलियन का शासन भी आखिरकार समाप्त हो गया। 18 जून 1815 को प्रसिद्ध वाटरलू की लड़ाई हुई। इसी लड़ाई ने उसके साम्राज्य का अंत किया। फ्रांस की हार के बाद प्रुशियन सैनिक तेजी से बढ़े। पीछा करते हुए उन्होंने नेपोलियन की सैन्य अभियान वाली बग्घी कब्जे में ली। ये लगभग छुआ भी नहीं गया था। जब उन्होंने गाड़ी खोली तो उन्हें अंदर कई कीमती चीजें मिलीं जो छोड़ दी गई थीं। वहां सोने के सिक्के थे, हीरे थे, व्यक्तिगत किताबें थीं, खाने के बर्तन थे और वहां नेपोलियन की हार से पहले की उसकी सैन्य योजनाओं को दिखाने वाले सैन्य नक्शे भी थे। हालांकि युद्ध के लिए वे योजनाएं अब बेकार थीं क्योंकि लड़ाई खत्म हो चुकी थी, पर इतिहासकारों के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण बन गईं। इसी वजह से उन्होंने नेपोलियन के शासन के अंतिम हफ्तों में उसकी सोच और योजनाओं को बेहतर समझा। वाटरलू के बाद यह रथ युद्ध की ट्रॉफी बन गया। ये कई मालिकों के पास गया, फिर लंदन में जनता के सामने प्रदर्शित हुआ और अपने समय के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रदर्शनों में से एक बन गया। आज तक नेपोलियन की वही सैन्य अभियान की बग्घी यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वाहनों में से एक बनी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा सोना नहीं है, ना ही इसमें सबसे सुंदर सजावट है, लेकिन बहुत कम ऐसी बग्घियां हैं जिन्होंने एक साम्राज्य के पतन का गवाह बना है, और बहुत कम ऐसे वाहन हैं जो उस रात के मौन गवाह बने जब नेपोलियन ने अपनी सेना, अपनी शक्ति और अपनी आजादी खो दी थी। संख्या 7, कॉनकॉर्ड स्टेज कोच, अमेरिका। अगर इस सूची में पहले के रथ राजाओं और सम्राटों के लिए बनाए गए थे, तो अगला आम लोगों के लिए बनाया गया था। लेकिन गलती मत कीजिए, इसका अमेरिका के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यही है कॉनकॉर्ड स्टेज कोच। 1827 में एबट डाउनिंग कंपनी ने न्यू हैम्पशायर के कॉनकॉर्ड शहर में स्टेज कोच बनाना शुरू किया। जल्द ही ये पूरे अमेरिका में लंबी यात्राओं के लिए सबसे लोकप्रिय वाहन बन गया। जब देश के कई हिस्सों में अभी रेलवे नहीं थी, तब ये लोगों के दूर दराज इलाकों तक पहुंचने का मुख्य साधन था। इसमें यात्री ही नहीं, बल्कि चिट्ठियां, दस्तावेज, पैसे, सोना और अन्य उत्पाद भी जाते थे। सीधे शब्दों में कहें तो यह अमेरिका के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जब उनकी बस्तियां पश्चिम की ओर फैल रही थीं। कॉनकॉर्ड स्टेज कोच की सबसे बेहतरीन खासियतों में से एक इसका सस्पेंशन था। इसमें मेटल स्प्रिंग्स की जगह मोटे लेदर के पट्टों का इस्तेमाल किया गया था। जब ये ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरता था, तो पूरी गाड़ी का ढांचा हल्के-हल्के झूलता रहता था। इस वजह से उन गाड़ियों की तुलना में जिनमें ऐसा डिजाइन नहीं था, झटकों की तीव्रता कम हो जाती थी। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि सफर आरामदायक था। अगर आप इसमें कुछ दिन सफर करें, तो लगातार हिलने डुलने से चक्कर आ सकते हैं। गाड़ी के अंदर 3 सीटें होती हैं। हर सीट पर 3 लोग बैठ सकते हैं, इसलिए अंदर कुल 9 यात्री बैठ सकते हैं। अगर अंदर जगह भर जाती है, तो कुछ यात्री अपने सामान के साथ छत पर बैठ जाते हैं। वहां वे सीधे धूप में तपते हैं, बारिश में भीगते हैं और जब गाड़ी चलती है तो उन पर धूल भी पड़ती है। सेंट लुइस से सैन फ्रांसिस्को तक की यात्रा लगभग 25 दिन लगती है। हर 10 से 15 मील पर वे घोड़े बदलने वाले पड़ाव पर रुकते हैं ताकि घोड़ों को बदला जा सके। वहीं यात्री जल्दी खाना खाते हैं और यात्रा जारी रखते हैं। उस समय की कहानियों के मुताबिक घोड़े बदलने वाले पड़ावों का खाना स्वादिष्ट नहीं होता था। आमतौर पर वहां नमकीन मांस, बीन्स, सख्त बिस्किट और बहुत कड़क कॉफी परोसा जाता था। रात के समय यात्री अक्सर स्टेशन के फर्श पर ही बाकी यात्रियों के साथ सो जाते थे। एक और खतरा भी था, डाकू। कई स्टेज कोच पैसे और सोना ले जाने के कारण अक्सर हथियारबंद डाकुओं का निशाना बनते थे। इसीलिए कई यात्राओं में
ड्राइवर के पास एक हथियारबंद गार्ड शॉटगन लेकर बैठता था। इसी से राइडिंग शॉटगन शब्द आया। आज भी कॉनकॉर्ड स्टेज कोच को अमेरिका के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध वाहनों में से एक माना जाता है। ट्रेनों और आधुनिक वाहनों से पहले यही साधन देश के दूरस्थ हिस्सों को जोड़ता और पूरे अमेरिकी सीमांत इलाकों में लोगों, व्यापार और संचार को पहुंचाने में मदद करता था। नंबर 6, फ्रांस की आखिरी राज्याभिषेक बग्घी। फ्रांस में बनाई गई सभी शाही बग्घियों में से केवल एक ही आज तक बची है। ये राजा चार्ल्स 10वें की राज्याभिषेक बग्घी है, जो सिर्फ पुरानी नहीं है, ये फ्रांस के राजाओं की 1000 से भी ज्यादा साल पुरानी परंपरा का बचा हुआ प्रतीक है। कई सदियों तक जब भी कोई नया राजा सिंहासन पर बैठता था, उसे एक खास राज्याभिषेक बग्घी में बैठाकर रीम्स कैथेड्रल ले जाया जाता था। वही फ्रांसीसी राजशाही की सबसे अहम रस्म होती थी। लेकिन जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति भड़की, तो क्रांतिकारियों ने राजशाही के कई प्रतीकों को तोड़ दिया, जला दिया या नष्ट कर दिया। इसमें फ्रांस की लगभग सभी शाही बग्घियां शामिल थीं। इसी वजह से आज तक सिर्फ एक ही राज्याभिषेक बग्घी बची है और वही राजा चार्ल्स 10वें ने इस्तेमाल की थी। आज ये वर्साय के महल की बग्घियों की गैलरी में देखी जा सकती है, जहां इसे फ्रांस के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वाहनों में से एक के रूप में सावधानी से संरक्षित किया गया है। यह बग्घी बहुत बड़ी है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 6.5 मीटर तक है और ऊंचाई लगभग 4 से 4.5 मीटर तक है। इसका वजन लगभग 4 से 5 टन के बीच है। इसके बाहरी हिस्से का लगभग हर भाग सोने की सजावट और कांस्य की मूर्तियों से ढका हुआ है। यह सिर्फ साधारण सजावट नहीं है। हर डिजाइन दिखाता है कि फ्रांस के राजा को शासन करने का दिव्य अधिकार है। उस समय बहुत से लोग मानते थे कि राजा की शक्ति सीधे भगवान द्वारा दी गई है, इसलिए खुद बग्घी को भी शक्ति और भव्यता दिखानी चाहिए थी। अंदर जाते ही आप मोटे लाल वेलवेट के कपड़े को देख सकते हैं, जिस पर बारीक सोने की कढ़ाई की गई है। लाल और सोना फ्रांसीसी राजघराने का पुराना प्रतीक है। 1825 में चार्ल्स 10वें ने अपने राज्याभिषेक में इसी बग्घी का प्रयोग किया था। वो फ्रांस के अंतिम राजा थे जिनका पारंपरिक राज्याभिषेक रीम्स कैथेड्रल में हुआ। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। जब वो राजाओं की पुरानी शक्ति को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, तब लोगों की सोच बहुत तेजी से बदल रही थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ज्यादा नागरिक स्वतंत्रता, समान अधिकार और राजाओं की सीमित शक्ति के विचारों का समर्थन करने लगे। इसी कारण धीरे धीरे पुराने राजशाही का समर्थन घटता गया। सीधे शब्दों में कहें तो जब चार्ल्स द एक्स का राज्याभिषेक बहुत भव्य था, तब भी बहुत से लोग उस संदेश पर विश्वास नहीं करते थे जिसे वो दिखाना चाहता था। 5 साल बाद 1830 की जुलाई क्रांति में चार्ल्स द एक्स को सिंहासन छोड़कर फ्रांस से निर्वासित होना पड़ा। इसके साथ ही बोरबॉन पुनर्स्थापना युग पूरी तरह समाप्त हुआ। रीम्स कैथेड्रल में दोबारा पारंपरिक राज्याभिषेक नहीं हुआ और फिर किसी फ्रांसीसी राजा ने ऐसी राज्याभिषेक बग्घी का उपयोग नहीं किया। इसी कारण ये बग्घी फ्रांस द्वारा अपने राजाओं की पुरानी शक्ति को वापस लाने की आखिरी कोशिश की एक शांत स्मृति बन गई। आज तक ये फ्रांसीसी राजशाही की एकमात्र बची हुई राज्याभिषेक बग्घी है जिसे जनता देख सकती है। ये सिर्फ एक सुंदर बग्घी नहीं है, ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जो याद दिलाता है कि सी राज्य की शक्ति कितनी जल्दी बदल सकती है। नंबर 5, किन शी हुआंग की कांस्य रथ, चीन। 1980 में पुरातत्वविदों ने किन शी हुआंग की कब्र के पास एक खोज की जो पूरे चीन को एकजुट करने वाले पहले सम्राट थे। उन्हें उस नेता के रूप में जाना जाता है जिसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना शुरू की और जिनकी कब्र की रक्षा हजारों टेराकोटा योद्धा करते हैं। लेकिन वहां सिर्फ सैनिक ही नहीं मिले, वहां 2 दुर्लभ कांस्य रथ भी थीं जो जमीन में 2200 साल से भी ज्यादा समय से दबी हुई थीं। ये असली आकार की नहीं थीं, ये असली बग्घी के आकार का लगभग आधा ही थीं। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ साधारण मॉडल थे। असल में ये प्राचीन काल की इंजीनियरिंग के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक हैं। जब इन्हें खोजा गया तब तक इनके पुर्जे लगभग टूट चुके थे, क्योंकि इतने लंबे समय तक इन पर भारी मिट्टी का दबाव था। विशेषज्ञों को इन दोनों रथों को फिर से बनाने में कई साल लग गए। पहले रथ को ऊंचा रथ कहा जाता है। यह एक खुला रथ है जिसके ऊपर कांस्य की छतरी लगी होती है। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल एस्कॉर्ट वाहन के रूप में या निरीक्षण और शाही समारोहों में किया जाता था। दूसरा रथ
कंफर्ट कैरेज कहलाता है। इसका डिजाइन ज्यादा बंद है, इसमें छत है, खिड़कियां हैं जिन्हें खोला और बंद किया जा सकता है, और अंदर अपना अलग कंपार्टमेंट है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह मॉडल खासतौर से सम्राट के लिए बनाया गया था। सबसे हैरानी इसकी छोटी छोटी हिस्सों की संख्या है। हर रथ में 3400 से भी ज्यादा अलग अलग कांस्य के हिस्से होते हैं। इसमें धुरी, पहिए, तीलिया, हार्नेस, चेन, पिन और तरह तरह की सजावटें शामिल हैं। ये सब बहुत ही उच्च स्तर की सटीकता के साथ बनाए गए हैं। हर रथ के चारों घोड़ों की शक्ल भी अलग अलग है। उनके चेहरे, शरीर और पोजीशन एक जैसे नहीं हैं। इन्हें असली घोड़ों जैसा दिखाने के लिए बनाया गया है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कांस्य की लगामें या रस्सियां बनाई गई हैं। ये धातु की हैं, लेकिन असली चमड़े की तरह हिलती हैं। कंफर्ट रथ की खिड़कियों में भी कांस्य की जालियां हैं। यह हवा को अंदर आने देती है, जबकि बाहर से सीधे देखने से रोकती है। सीधे शब्दों में कहें तो उनके पास आधुनिक वाहनों के आने से 2000 साल पहले ही निजता की अवधारणा था। इन दोनों कांस्य रथों का कभी असली यात्रा में इस्तेमाल नहीं हुआ। इन्हें सिर्फ सम्राट के साथ दफनाने के लिए मिनिएचर रेप्लिका के रूप में बनाया गया था। प्राचीन चीनी लोग मानते थे कि उनका शासक इन चीजों का इस्तेमाल अगले जीवन में भी कर सकेगा। हालांकि ये सिर्फ मॉडल थे, लेकिन बनाने वालों ने असली शाही रथ के लगभग सभी विवरणों की नकल की। डिजाइन को साधारण नहीं रखा। इसी वजह से आज भी इंजीनियर और पुरातत्वविद इनके निर्माण के तरीके का अध्ययन कर रहे हैं। चेंशी हुआंग की 2 कांस्य रथ केवल महत्वपूर्ण कलाकृतियां नहीं हैं। ये प्राचीन चीन की इंजीनियरिंग, धातु कला और कारीगरी के उच्च स्तर का सबसे सुंदर प्रमाण भी हैं, जो आज से 2200 साल से भी अधिक पुराने हैं। नंबर 4, कैथरीन द ग्रेट की शाही बग्घी, रूस। कैथरीन द ग्रेट के समय में शाही रथ केवल यात्रा के लिए नहीं थे। इनका उपयोग रूसी साम्राज्य की शक्ति और संपत्ति दिखाने हेतु होता था। कैथरीन ने 1762 से 1796 तक शासन किया, और वो ये साबित करना चाहती थीं कि रूस यूरोप के सबसे शक्तिशाली राज्यों की बराबरी कर सकता है। उनकी कई बग्घियां आज भी मॉस्को क्रेमलिन के आर्मरी चैम्बर में देखी जा सकती हैं। ये बहुत बड़ी थीं और 8 घोड़ों द्वारा खींची जाती थीं। इनका लकड़ी का शरीर सोने की पतली परत, शानदार पेंटिंग्स व कांस्य सजावटों से ढका था, जो महारानी की शक्ति दर्शाता था। अंदर रेशमी मखमल पर सोने की कढ़ाई व कीमती सजावटें थीं, लेकिन इसे केवल सुंदरता के लिए नहीं बनाया गया था। हर सार्वजनिक जुलूस कैथरीन के लिए लोगों को अपनी नेतृत्व की ताकत दिखाने का एक तरीका था। यह दूसरे देशों के लिए भी एक मूक संदेश था कि रूस अब एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका है। ऐसी बग्घी बनाना भी आसान नहीं था। रूस बहुत बड़ा है। वहां की सड़कें अक्सर कीचड़, बर्फ या उबड़-खाबड़ होती हैं। इस कारण हर बग्घी को सुंदर के साथ मजबूत भी होना चाहिए। इसी वजह से रूसी बग्घी निर्माताओं ने यूरोप की बेहतरीन तकनीकों को रूस की जलवायु के अनुकूल सामग्रियों के साथ मिलाया। नतीजा ये हुआ कि बग्घियां न सिर्फ भव्य बनी, बल्कि लंबी यात्राओं के लिए भी काफी मजबूत रहीं। आज भी ये अपने समय की पहचान बनी हुई हैं। जब कैथरीन द ग्रेट ने पूरे यूरोप को रूस की बढ़ती ताकत दिखाई थी। नंबर 3, लॉर्ड मेयर की राजकीय बग्घी, लंदन। लंदन में एक बग्घी है जो पिछले 260 सालों से इस्तेमाल हो रही है। ये है लॉर्ड मेयर की राजकीय बग्घी। ये 1757 में बनाई गई थी और आज भी हर साल लॉर्ड मेयर्स शो के दौरान, जो लंदन के नए लॉर्ड मेयर के लिए होने वाली एक रस्म है, इस्तेमाल की जाती है। यह दुनिया की सबसे पुरानी सेरेमोनियल बग्घियों में से एक है, जो आज भी इस्तेमाल होती है। इसका रंग नीला सुनहरा है और ये लंदन सिटी के प्रतीकों व नक्काशियों से भरी है। हालांकि यह लकड़ी से बना है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी देखभाल की जाती है, इसलिए सदियों बीत जाने के बाद भी यह अच्छी हालत में है। ये परंपरा 1215 में शुरू हुई थी, जब लंदन के लोगों को अपना खुद का मेयर चुनने की अनुमति दी गई थी। तब से नए लॉर्ड मेयर की शहर में परेड इस समारोह का हिस्सा बन गई। ये गाड़ी युद्धों, आग और यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध से भी बची रही। लगातार मरम्मत के कारण यह गाड़ी आज भी चलने लायक है। कारों और हवाई जहाजों के युग में भी ये आज भी लंदन के 800 से अधिक वर्षों के इतिहास की याद दिलाती है। नंबर 2, रोमन रेसिंग रथ, प्राचीन रोम। आज फॉर्मूला 1 सबसे लोकप्रिय मोटर स्पोर्ट है। वैसे ही प्राचीन रोम में
रोमन रेसिंग रथ था। इसे सर्कस मैक्सिमस में, जो प्राचीन रोम का सबसे बड़ा रेसिंग एरिना था, इस्तेमाल किया जाता था। ये हल्का 2 पहियों वाला चैरियट था। इसे 2 से 4 घोड़े खींचते थे और इसे बहुत तेज रफ्तार के लिए बनाया गया था। इसी वजह से टकराव और गंभीर हादसे अक्सर होते थे। चैरियट पलटने पर ड्राइवर को घसीटा जा सकता था, क्योंकि घोड़ों की रस्सी उसके शरीर से लिपटी रहती थी। लेकिन इस खतरे के बदले में बहुत बड़ी शोहरत और दौलत मिलती थी। सबसे मशहूर रथ चालकों में से एक था गैयस अपुलेयस डायोक्लेस, जिसने 1000 से ज्यादा रेसें जीती थीं। इतिहासकारों के अनुसार वो प्राचीन दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में से एक था। रोमन रेसिंग चैरियट दिखाता है कि 2000 साल से भी ज्यादा पहले से ही इंसान को रफ्तार, मुकाबला और खेल मनोरंजन का शौक था। नंबर 1, डायमंड जुबली स्टेट कोच, यूनाइटेड किंगडम। डायमंड जुबली स्टेट कोच ब्रिटेन के रॉयल कलेक्शन में सबसे नया करेज है। ये 2012 में क्वीन एलिजाबेथ टो को तोहफे में दिया गया था। इसकी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल की गई कई सामग्रियां ब्रिटेन के ऐतिहासिक स्थलों से ली गई हैं, जिनमें टावर ऑफ लंदन, HMS विक्ट्री और अन्य प्रसिद्ध इमारतें और स्मारक शामिल हैं। इसी वजह से ये एक चलता फिरता म्यूजियम जैसा है। पुराने गोल्ड स्टेट कोच के विपरीत ये कैरेज आधुनिक है। इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन, हीटिंग, इलेक्ट्रिक विंडो हैं, जिससे यात्रा आरामदायक होती है। किंग चार्ल्स तृतीय ने 2023 में राज्याभिषेक के बाद इसका इस्तेमाल किया। डायमंड जुबली स्टेट कोच आधुनिक तकनीक और ब्रिटेन के 1000 से भी ज्यादा सालों के इतिहास को जोड़ता है। इसलिए यह सिर्फ एक साधारण रॉयल कैरेज नहीं है, यह ब्रिटिश राजशाही के लंबे इतिहास का भी प्रतीक है, जो आज तक जीवित है।